नमस्कार। अपने हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको समास के बारे में समझाया था और ये बताया था कि जो मैं अगला वीडियो बनाने वाली हूँ वो समास के प्रकारों की व्याख्या के ऊपर होगा। समास टॉपिक एक बार मैं फिर से बता दूं कि क्लास 9th का जो कोर्स ए पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, उनके पाठ्यक्रम में समास पूछा जाता है कोर्स ए के पाठ्यक्रम में 9th क्लास के, और साथ ही यह क्लास 10th कोर्स बी पढ़ने वाले बच्चों के प्रश्न पत्र में भी समास से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। समास आपके प्रश्न पत्र में दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो आपको समस्त पद दिए गए होते हैं और उनको आपको बताना होता है कि उसमें कौन सा समास है, और दूसरा समास विग्रह दिया गया होता है और उसको आपको समासिक शब्द बनाकर उसमें आपको समास को बताना होता है। समासिक शब्द, समस्त पद, समास और समास विग्रह, इसकी अवधारणा से मैं आपको अपने पिछले वीडियो में अवगत करा चुकी हूँ। यदि आप नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, नए दर्शक हैं, नए विद्यार्थी हैं, तो आप मेरा पुराना वीडियो देखकर समास की परिभाषा कि समास क्या होता है, समास एक प्रक्रिया है, विधि है जिसके माध्यम से हम नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होते हैं, इन सब की अवधारणाओं से आप परिचित हो सकते हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें जब मैंने समास के प्रकारों को बताया था तो मैंने आपको बताया था समास के प्रकारों को समझने के लिए हमें पूर्व पद और उत्तर पद को समझना बहुत ज़रूरी है, और मैंने एक उदाहरण के माध्यम से मैंने उस बात को भी, उस जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैंने आपको समझाया था कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। और जो समास के प्रकार होते हैं वो निर्धारित करने में पूर्व पद और उत्तर पद का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और हम कह सकते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद के माध्यम से ही हम समाज के प्रकारों को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि समास के जो मैंने 4 मुख्य प्रकार बताए थे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, उनकी व्याख्या और उनको उदाहरण के माध्यम से हम कैसे जानें, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तत्पुरुष समास के 2 और भाग होते हैं, 2 और समास होते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत, जिनका नाम है द्विगु समास और कर्मधारय समास। आज हम सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं समास के जो पहला प्रकार है, तो इसका नाम है अव्ययीभाव समास। आज मैं आपको इस समास के बारे में समझाऊंगी उदाहरणों के माध्यम से। अव्ययीभाव समास, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि अव्यय के बारे में इसमें बात की गई है। अव्यय को यदि व्याकरणिक भाषा, व्याकरण की जानकारी रखते हैं, हिंदी व्याकरण की जानकारी, तो हम कह सकते हैं अव्यय अविकारी शब्दों को बोलते हैं। अव्यय मतलब अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिसमें काल, वचन, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, हम ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। और अव्ययीभाव समास के अंतर्गत वो सारे शब्द आते हैं उस प्रकार के जिनमें काल, लिंग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। एक उदाहरण के माध्यम से हम ये बात देखते हैं, जैसे कि हमने एक आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। प्रत्यक्ष हमारे सामने उदाहरण है, एक प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द का मतलब होता है सामने, साक्षात, जो बिल्कुल हमारे सामने उपस्थित हो, है ना। अब प्रत्यक्ष शब्द ऐसा है कि यदि हम किसी भी काल में इसको प्रयुक्त करें कि कल वह मेरे सामने प्रत्यक्ष था, यानी कि भूतकाल है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष शब्द ऐसा ही है। आज वह प्रत्यक्ष खड़ा है, यानी कि हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, तो भी प्रत्यक्ष शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हूं, यानी कि लिंग बदला है, स्त्रीलिंग लिंग है, तो भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा प्रत्यक्ष में। वह उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, लिंग बदला जा रहा है, पुल्लिंग है, तो भी प्रत्यक्ष शब्द ऐसा है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष शब्द इस प्रकार का है कि जिसमें हम काल भी बदल रहे हैं, लिंग भी बदल रहे हैं, तो भी इस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि यह एक अविकारी शब्द है। और इसी प्रकार के जो शब्द है वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण हम देखते हैं कि यथाशक्ति, यथा समय, यथानुसार,
इस तरह के जो शब्द हैं, सारे इस तरह के शब्द जिसमें किसी प्रकार का काल, लिंग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सारे के सारे शब्द हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। अब देखिए, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। उस लड़की ने यथाशक्ति काम किया, यथाशक्ति लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस लड़के ने यथाशक्ति काम किया, लड़के के लिए पुल्लिंग में प्रयोग हुआ ये शब्द तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कल उसने यथाशक्ति काम किया था, काल बदल रहा है तो भी यथाशक्ति शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इस तरीके के शब्द होते हैं वो हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, जिसमें काल, लिंग, वचन के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो थी इस अव्ययी भाव समास को मैं आपको आसानी से जो मैंने समझाने के प्रयास किया है, ये एक तरीका था। अगर हम अब इसको व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हम कहते हैं अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पूर्व पद यानी कि जो हमारे हिस्सा है, जो शब्द का जो पहला हिस्सा है वो हमारा प्रधान है, वो हमारा मुख्य है। अब इसमें हम देखते हैं कि पहला हिस्सा क्या है, यथाशक्ति। यथा हमारे इस शब्द का पहला हिस्सा है, तो यहाँ पर यथा शब्द प्रधान है यानी कि पूर्व पद प्रधान है। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं अव्ययी भाव समास को, कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण उपसर्ग के माध्यम से होता है वो भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। कुछ ऐसे शब्द, क्योंकि यहां पर हम कहते हैं कि पूर्व पद अव्यय होता है, हम इस तरह की बात करते हैं कि पूर्व पद, जहां पे पूर्व पद अव्यय हो वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अब यहां पर एक तरीके से तो हमने समझ लिया कि पूर्व पद किस प्रकार का अव्यय है, यानी कि यथा और ये प्रत्यक्ष को यदि हम तोड़े, इसका हम अलग करें तो इसका जो आएगा पूर्व पक्ष वो होगा प्रति धन अक्ष। ठीक है, यानी कि इसमें प्रति ये शब्दांश लगा हुआ है और जिससे मिलकर ये अक्ष बना है, यानी कि जो प्रति है वो हमारा यहाँ पर अव्यय है। अब हम इसको ऐसे देखें, यदि हम प्रत्यक्ष का उपसर्ग निकालते हैं, प्रत्यक्ष शब्द में जब हम उपसर्ग निकालते हैं तो हम इसका उपसर्ग प्रति ही निकालेंगे कि प्रति इसका उपसर्ग है और अक्ष इसका मूल शब्द है। तो हम अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक उदाहरण ये भी है कि वो शब्द, कुछ ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग लगता है, जिसमें जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है, वो हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि मैंने इसका बताया, आजन्म, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, आजीवन, यानी कि ये जो सारे शब्द हैं, आपने देखा आजन्म में हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिवर्ष में हमारा प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन में भी हमारा प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, आजीवन में फिर से हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऐसे शब्द जिनके पूर्व पद कोई उपसर्ग होता है, यानी कि ऐसा शब्द जिसका पूर्व पद कोई उपसर्ग होता है, वो भी हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, अव्ययी भाव समास के शब्द होते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि यदि किसी भी शब्द का पूर्व पद कोई उपसर्ग है तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा, ये निश्चित है। व्याकरणिक नियमों के अनुसार जब हम अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। ये परिभाषा तो आपको व्याकरण की दृष्टि से देखनी है, लेकिन जो मैं आपको जिस तरीके से समझा रही हूँ वो तरीका है, वो एक आसान ट्रिक है जिसके माध्यम से हम अव्ययी भाव समास के शब्दों को पहचानते हैं। किस प्रकार से, ऐसे शब्द जिसका काल, लिंग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता वो भी अव्ययी भाव समास होते हैं। ऐसे शब्द जिनका पूर्व पद यानी कि जिनका निर्माण उपसर्ग के माध्यम से होता है, यानी कि शब्द का जो पहला हिस्सा होता है, पूर्व हिस्सा होता है, वो कोई उपसर्ग होता है, वो भी हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास के शब्द होते हैं। अब तीसरे जो अव्ययी भाव समास के जो शब्द होते हैं जिनको हम पहचानते हैं, कुछ हमारे पुनरुक्त शब्द होते हैं। पुनरुक्त मतलब हम कह सकते हैं, पुनरुक्त मतलब एक ही शब्द जो बार बार आता है। पुनरुक्त मतलब इसकी उक्ति पुनः होती है, जैसे कि हमारे सामने है पल पल, ये हमारा पुनरुक्त शब्द है, यानी कि जो पल और पल दो बार आया है। तो जो इस तरीके के शब्द होते हैं वो भी हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं।
पल पल। अब इसका अगर हम इसको तोड़ के देखें तो इसका ये होगा हर पल, हर पल। एक आएगा घर घर, घर घर, गली गली। इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनको हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। और जो जितने भी पुनरुक्त शब्द होंगे आपको मिलेंगे वो भी हमारे अव्ययीभाव समास के शब्द होते हैं। ठीक है, घर घर यानी कि हर घर में। इसका अगर हम इसको तोड़ के देखें, हर गली में, गली गली में ये बात फैली है। इस तरीके से अगर हम बात करें कि घर घर ऐसा होता है, यानी कि घर घर दिवाली मनाई जाती है, यानी कि हर घर में दिवाली मनाई जाती है। गली गली शोर मच रहा है, यानी कि हर गली में शोर मच रहा है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो भी हमारे अव्ययीभाव समास के शब्द होते हैं। तो जब कभी भी आपको अव्ययीभाव समास के शब्दों को पहचानना आए, कि पता चले आपके सामने 4-5 शब्द लिखे हुए हैं, उसमें आपको जहाँ पहचानना है कि अव्ययीभाव समास का कौन सा शब्द है, तो उसको पहचानने के 3 तरीके मैंने आपको बताए, 3 आसान ट्रिक से परिचित कराया। पहली ट्रिक थी कि वो ऐसा शब्द जो काल लिंग वचन के हिसाब से नहीं बदल रहा है वो हमारा अव्ययीभाव समास का शब्द होगा। दूसरा, जिसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका निर्माण किसी उपसर्ग के माध्यम से हुआ है, वो भी हमारा अव्ययीभाव समास के शब्द होंगे। तीसरा, यदि कोई इस तरह का पुनरुक्त शब्द है इस तरीके से, तो वो भी हमारे अव्ययीभाव समास के शब्द होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अव्ययीभाव समास के शब्दों को हम कैसे पहचानते हैं आसान ट्रिक से। अब ये तो हुई एक बात कि हमने समस्त पद को पहचान लिया कि इसमें अव्ययीभाव समास है, लेकिन हमने उसको पहचाना कैसे, ये ट्रिक तो आपको पता चल गई। लेकिन एक दूसरा जो बात आती है जो परीक्षा में पूछी जाती है वो होता है समास विग्रह, यानी कि अव्ययीभाव समास में का समास विग्रह कैसे होगा, यानी कि अव्ययीभाव समास के शब्दों को हम अलग कैसे करेंगे, विग्रह कैसे करेंगे। जैसे उदाहरण में अगर हम देखें कि यथाशक्ति, हम इसी का उदाहरण लें तो यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा वो होगा, इसका जो इस शब्द का समास विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, कृपया यह काम यथाशक्ति करें, यानी कि जितनी आपकी शक्ति है उसके अनुसार करें। तो ये शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होगा। ठीक है, इस तरह के शब्दों का शक्ति के अनुसार है। एक दूसरा शब्द है आपका आजीवन। आजीवन का यदि आपको समास विग्रह करना है तो इसका आजीवन मतलब क्या, आजीवन मतलब होता है जीवन पर्यंत, जीवन भर, सारा जीवन। यानी कि हम कह सकते हैं कि समास विग्रह, अव्ययीभाव समास का विग्रह जब हम करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ ही उनका समास विग्रह होता है। यदि हम आजीवन शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा जीवन पर्यंत या जीवन भर। तो यही इसका क्या है, यही इसका आपका समास विग्रह है। भीष्म पितामह आजीवन कुंवारे रहे, भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो आजीवन मतलब जीवन भर। ऐसे हमारा ये है आमरण। आमरण हमारा शब्द है जो कि अव्ययीभाव का है। इसका अगर समास विग्रह होगा तो मरण तक, यानी कि मरने तक। आमरण मतलब मरण तक। गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किया, मरने तक आमरण का होगा समास विग्रह, मरने तक। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ ही उसका विग्रह होता है। ठीक है, और अगर उदाहरण हम देखें कि अव्ययीभाव समास के शब्दों का हम उदाहरण कैसे करेंगे, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर प्रतिदिन। प्रतिदिन का आपको विग्रह करना है। प्रतिदिन मतलब हर एक दिन। प्रतिदिन योग कीजिए, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, यानी कि हर दिन व्यायाम कीजिए। तो प्रतिदिन का जो समास विग्रह होगा वो होगा हर दिन या प्रत्येक दिन। तो जो इस तरीके के शब्द है, प्रतिवर्ष, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, उनका प्रत्येक दिन, हर एक दिन, इस तरीके के होगा। अगर आपके सामने ऐसे शब्द है जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि घर घर, तो घर घर का जो समास विग्रह होगा, घर घर, गली गली, ऐसे होगा प्रत्येक घर या प्रत्येक घर, यानी कि हर घर। ये आपका इसका समास विग्रह होगा। तो इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो हमारे अव्ययीभाव समास के शब्द होंगे और उनका विग्रह इस तरीके से होगा। यानी कि आप अगर उनका अर्थ, अगर आप उनके शब्द का अर्थ यदि आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप समझ रहे हैं तो उसका अर्थ भी अगर आप लिख देंगे तो भी उसका विग्रह
उस तरीके से माना जाएगा। एक कुछ और प्रकार के होते हैं अव्ययी भाव समास के जो शब्द होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं रातों रात, हाथों हाथ, बीचों बीच, यानी कि ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अव्यय हैं। वह लड़की रातों रात अमीर बन गई, वह लड़का रातों रात अमीर बन गया, यानी कि रात लिंग बदल रहा है लेकिन रातों रात शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। उसका सामान कल हाथों हाथ बिक गया था, उसका सामान आज हाथों हाथ बिक गया, यानी कि काल बदल रहा है लेकिन हाथों हाथ में कोई परिवर्तन, इस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी हमारे अव्ययी भाव समास के शब्द होते हैं। और जो इनका समास विग्रह होता है रातों रात, बीचों बीच, हाथों हाथ, इसका जो समास विग्रह होगा वो ऐसे होगा रात ही रात में, यानी कि वह रात ही रात में अमीर हो गया, रात ही रात में ये खबर सबके पास पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा विग्रह होगा वो होगा रात ही रात में, जो इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, बीचों बीच का बीच ही बीच में, जो इस तरीके के शब्द होंगे उसका विग्रह आपका इस तरीके से क्यों होगा कि रात ही रात में, हाथ ही हाथ में, बीच ही बीच में। तो ऐसे शब्द भी हमारे अव्ययी भाव समास के शब्द होते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अव्ययी भाव समास तो पूर्व पर प्रधान होता है, ये तो व्याकरण की दृष्टि से आपने समझ लिया, लेकिन आपको एग्जाम में मिनटों में कम समय में अव्ययी भाव समास के शब्दों को कैसे पहचानना है तो उसका जो तरीका है वही मैंने बताया कि पुनरुक्त शब्द अगर आपको कहीं लिखे मिले तो वो अव्ययी भाव समास के शब्द होते हैं। यदि आपको ऐसे शब्द लिखे मिले जिनका निर्माण किसी उपसर्ग से हुआ है तो वो हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं। और यदि ऐसे शब्द आपको मिले जिनमें काल लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वो अविकारी शब्द होते हैं, तो वो भी हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, वो हमारे अव्ययी भाव समास के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा कि अव्ययी भाव समास के शब्दों को हम कैसे पहचानते हैं तो और उसका किस प्रकार आसानी से हम उनका विग्रह भी कर सकते हैं, यानी कि किसी किसी शब्द का तो अर्थ ही उसका विग्रह होता है। तो आशा है कि आपको अव्ययी भाव समास को पहचानना समझ में आ गया होगा और उसका विग्रह भी आपको आसान लगा होगा जिस तरीके से मैंने समझाया है, क्योंकि इतना आसान तरीका आपको किताबों में उस नहीं मिलेगा किसी व्याकरण की पुस्तक में जिस तरीके से मैंने आपको अव्ययी भाव समास के शब्दों को पहचानना सिखाया है। तो आइए हम अब दूसरा समास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसको हम लेते हैं द्वंद्व समास को, यानी कि जो हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की व्याकरण की पुस्तक में क्या है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि मुख्य होते हैं। ये तो हमारे व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा है, लेकिन द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब द्वंद्व होना, किसी दो लोगों के बीच में द्वंद्व होना, इसका ये अर्थ निकलता है। लेकिन इसको पहचानने का क्या तरीका है मैं उस पर फोकस करूंगी। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से तो आप समझ ही रहे हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं, हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे इन शब्दों को उसको हम देखते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे शब्द आपको पढ़ने में मिलते हैं जो कि बहुत ही आसान से होते हैं, जैसे कि हमने लिखा माता पिता, पेड़ पौधे, आजकल, रात दिन, दूध दही, राजा रानी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो आप पढ़ते हैं, जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, तो ये जो हमारे इस तरह के शब्द हैं जिनमें दो शब्दों के बीच में आपको योजक लगा मिलेगा, वो हमारे द्वंद्व समास के शब्द होते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इनमें दो शब्दों के बीच में योजक, आपको इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक लगा हुआ मिलता है, यानी कि योजक चिन्ह के माध्यम से ये जुड़े होते हैं दो शब्द।
अब आपके दिमाग में आएगा कि इससे पहले जो मैंने समास बताया था उसमें मैंने बताया था भाई अव्ययी भाव समास ऐसे होते हैं कि जिसमें दो इस तरह के शब्द होते हैं, उनके बीच में ये योजक लगा रहता है। लेकिन ये शब्द और ये जो शब्द है उनमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये हमारे पुनरुक्त शब्द हैं, यानी कि जो एक शब्द है यहां लिखा वैसा ही दूसरा शब्द वहां लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे कि दोनों ओर डिफरेंट शब्द, अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। माता पिता, पेड़ पौधे, आजकल, रात दिन, दूध दही, राजा रानी, जल अन्न, इस प्रकार के जितने भी हमारे उदाहरण होते हैं वो हमारे द्वंद्व समास के होते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये और ये जो शब्द मैंने यहाँ पे पल पल लिखा था उसमें अंतर क्या है। पल पल पुनरुक्त शब्द है, जबकि ये पुनरुक्त शब्द नहीं है। ये शब्द में आपको विलोम भी दिख रहा होगा और ये शब्द में आपको पूरक शब्द भी दिख रहे होंगे। पूरक मतलब होते हैं जो एक दूसरे के पूरक हो, यानी कि एक दूसरे को पूरा करते हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, ऐसे शब्द। तो यही अंतर है कि ये जो शब्द में भले ही यहाँ पे योजक लगा है लेकिन फिर भी ये द्वंद्व समास का उदाहरण ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो दोनों शब्द हैं ना तो वो एक दूसरे के विलोम है और ना ही एक दूसरे के पूरक है, ये कुछ और ही, इसे पुनरुक्त शब्द हैं। लेकिन ये जो शब्द है यहाँ पर, इसमें आपको शब्दों के विलोम भी दिख रहे होंगे और पूरक शब्द भी दिख रहे होंगे। अब कैसे? माता पिता, यानी कि माता शब्द का विलोम क्या होगा? पिता। पेड़ पौधे, ये हमारे पूरक शब्द हैं, यानी कि पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पहले पौधा होता है, उसके बाद में उसको ही पेड़ बनता है, यानी कि ये विलोम नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक दूसरे को पूरा करते हुए शब्द है। फिर आजकल हमारा ये भी विलोम हो गया, रात दिन हमारा ये भी विलोम हो गया, दूध दही ये भी हमारा विलोम नहीं है, ये भी एक दूसरे का पूरक है क्योंकि दूध से ही दही बनता है। राजा रानी ये भी हमारा विलोम है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो द्वंद्व समास में जिस तरीके के शब्द होते हैं जिनके बीच में आपको ये योजक लगा हुआ मिलता है, वो या तो विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे के या फिर पूरक होते हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिखा अन्न जल, राजा रंग, ठीक है, सुबह शाम, लेना देना। अब यहां पे देखिए ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के विलोम भी हैं। अन्न जल यानी कि जो ऐसा शब्द है जो एक दूसरे का पूरक है, राजा रंग हमारा विलोम है, सुबह शाम विलोम है, लेना देना विलोम है। तो जो इस तरह के शब्द होते हैं जिसमें आपको दोनों पद, अब देखिए पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि शब्द के दोनों हिस्से पूर्व पद और उत्तर पद या तो एक दूसरे के विलोम हो या फिर एक दूसरे के पूरक हो, वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। क्योंकि जब शब्द का निर्माण होता है तो ये दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसकी पहचान कैसे करनी है कि जो पूर्व पद और उत्तर पद है, यानी कि वाक्य शब्द के जो दोनों हिस्से हैं या तो वो एक दूसरे के विलोम हो या फिर एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे को पूरा करते हो, ऐसे शब्द हमारे होंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। इनको इन्हीं के माध्यम से पहचाना जाता है। योजक तो इनकी पहचान है ही है, लेकिन कभी कभी आप तत्पुरुष समास के शब्दों में भी योजक देखेंगे। आप अव्ययी भाव समास के शब्दों में भी आपने योजक देखा होगा, लेकिन वो योजक और ये योजक में अंतर ये है कि ये योजक लगे हैं या तो विलोम शब्द के बीच में या फिर एक दूसरे को पूरा करते हुए पूरक शब्दों के बीच में। और यही द्वंद्व समास की पहचान होती है कि जो शब्द होते हैं वो या तो एक दूसरे के विलोम होते हैं या फिर एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी द्वंद्व समास के शब्दों को पहचानने की ट्रिक, जिसके माध्यम से हम फटाफट हमें जान लेंगे कि हमारे सामने जो शब्द है वो द्वंद्व समास है या फिर अगर दो योजक लगा हुआ शब्द है। यदि आपके सामने शब्द लिखा है गली गली, अगर आप यही बात पे जाएं कि बीच में जहां पे योजक लगता है वो द्वंद्व समास होता है, ये पहचान होती है। आपको पता चल गया, आपकी किताबों में भी ये लिखा हुआ मिलेगा कि इसकी पहचान ये है कि बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। लेकिन योजक चिन्ह तो यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब अगर आपके पास विकल्प आए कि ये दोनों शब्द दिए गए हों और आपसे विकल्प आए कि इसमें बताओ कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि योजक तो यहाँ पे भी लगा हुआ है। लेकिन कंफ्यूज
अपने भ्रम से आप ऊपर भी बहुत शीघ्र से आ जाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इन और इस प्रकार के योजक में अंतर है, शब्दों में अंतर है। ये हमारा विलोम शब्द है, जबकि ये हमारे पुनरुक्त शब्द हैं। तो ये हमारा अव्ययीभाव समास है और ये हमारा द्वंद्व समास है, क्योंकि जो शब्द हैं यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद जो शब्द हैं वो एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो इस तरीके से हम द्वंद्व समास को पहचानते हैं। तो और द्वंद्व समास को पहचानना हमें आ गया। अब हमें आते हैं कि इसका विग्रह कैसे होगा। द्वंद्व समास के शब्दों को हम अलग कैसे करेंगे, उनका विग्रह कैसे करेंगे। तो द्वंद्व समास के विग्रह को अलग करने में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दो शब्दों को याद रखना है, और तथा य। यानी कि हमें इसका विग्रह करने में हमें सिर्फ दोनों शब्दों के बीच में हमें और शब्द लिखना है या शब्द लिखना है बस, और इसका विग्रह हो जाएगा। जैसे कि हम करें माता पिता, हमने यहां पे लिखा माता और पिता, वह अपने माता पिता के साथ घूमने गया है। हम शॉर्ट में ये बोलते हैं, संक्षिप्त में हमें माता और पिता शब्द समूह है, इसको हमने द्वंद्व समास के माध्यम से छोटा किया और ये बन गया माता पिता, और इसको और को हमने हटाकर यहाँ पर हमने योजक चिन्ह लगा दिया। जब आप व्याकरण की पुस्तक में द्वंद्व समास को पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य जो और तथा या शब्द हैं उसका लोप करके योजक चिन्ह लगा दिया जाता है, तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। यानी कि और तथा या शब्द को गायब करके हटाकर हम उसके सामने जब योजक लगा देते हैं तो वो हमारा समास हो जाता है द्वंद्व समास का। और जब हमें समास विग्रह करना होता है तो इसी योजक को हटाकर उसकी जगह हम और तथा या शब्द लिख देते हैं। माता और पिता, पेड़ पौधे का पेड़ और पौधे, रात दिन का रात और दिन, आजकल का आज और कल। आपके बोलने में मुंह पर ही आपका इसका विग्रह आ जाएगा। जब आपका इसका विग्रह पूछा जाएगा, रात और दिन, दूध दही का हमने कर दिया दूध या दही, क्या खाओगे, दूध या दही। हम इस तरीके से बात करते हैं ना, क्या खाओगे, दूध या दही। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हमने जो ये माता पिता, ये जो द्वंद्व समास के शब्दों का जो हमारा विग्रह है वो हमें किस तरीके से करना है। उसके विग्रह में हमने योजक को हटा के या तो और लिख देना है या फिर या लिख देना है और उसका विग्रह हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है आपको। या तो आप और शब्द लिखो या फिर आप या लिखो। जहां आपको लगता है कि वो एक दूसरे के पूरक हैं शब्द, तो वहां पर आपका और आएगा ही आएगा, और जहां आपको लगता है कि एक दूसरे के जो विपरीत शब्द हैं वहां आप या लिख सकते हैं इस तरीके से। या एक दूसरे के, कभी कभी आपने देखा होगा जो मैंने बोला है वो यहाँ पे चरितार्थ नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत में भी मैं और लिखती जा रही हूँ। तो ये आपकी अपनी समझ है कि कहाँ आपको या लगाना है और कहाँ आपको और लगाना है। ठीक है, तो ऐसा लेकिन लगाना आपको यही दो शब्द हैं कि और तथा या को ही आप प्रयोग करेंगे और किसी शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। कभी कभी किसी व्याकरण की पुस्तक में लिख देते हैं हम और लिख सकते हैं, हम व लिख सकते हैं, तथा लिख सकते हैं, लेकिन तथा व ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको विग्रह करते समय सिर्फ और का तथा या का ही प्रयोग करना है। जहां जरूरी है वहां आप और लगाइए, जहां जरूरी नहीं है या वहां आप या लगाइए। अब कहां आप और लगेगा, कहां आप या लगेगा, वो तो आप शब्द को जब पढ़ेंगे उसको आपको उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर मैंने विपरीतार्थक होते हुए भी मैंने यहां पर और लगाया है, माता और पिता। ठीक है, इसमें आप माता या पिता भी कर सकते हैं कि माता या पिता, वो जैसे हम उदाहरण के करेंगे कि उस समारोह में माता या पिता जा सकते हैं, यानी कि या तो माता भी जा सकती है या पिता भी जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक जा सकता है। तो ये आपके विवेक पर निर्भर है, आपकी उस समय की समझ पर निर्भर है कि आप किन शब्दों में और लगाओगे और किन शब्दों में आप या लगाओगे। लेकिन लगाने आपको यही दो शब्द हैं विग्रह करते समय। और द्वंद्व समास की पहचान क्या है? द्वंद्व समास की पहचान यही है कि जो शब्द होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, वो या तो एक दूसरे के पूरक होते हैं या फिर एक दूसरे के विलोम होते हैं और उनके बीच में योजक लगा रहता है। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है। लेकिन कभी कभी आप जब कोई पाठ पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, तो हमें बिना योजक के भी द्वंद्व समास देखने को मिलते हैं। जैसे कि किसी कहानी में लिखा कि आजकल यह चर्चा
जोरों पर है। कोई भी एक चर्चा की हमारा जो उद्देश्य है वो वाक्य का नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ। आजकल, अब देखिए, आजकल में कोई योजक नहीं लगा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड है कि जो आज और कल को यदि हम तोड़ेंगे तो वो आज और कल होगा, आज और कल, आज कल, यानी कि इसके बीच में ये योजक होगा ही होगा, क्योंकि ये शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। आज या कल होगा या आज और कल होगा, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा है जो इसको द्वंद्व समास का उदाहरण बता रहा है। वो क्या है? वो ये है कि वो या तो और शब्द है या तो ये या शब्द है, और ये दोनों शब्द हमारे एक दूसरे के विलोम हैं। तो इस तरीके से हम जब कभी किसी भी शब्द में अगर आपका योजक नहीं लगा हुआ मिले तो आप देख लो शब्द के जो दोनों हिस्से हैं वो क्या हैं, पूरक है या विलोम है। अगर वो पूरक है तो वो द्वंद्व समास का शब्द है, यदि वो पूरा विलोम है तो वो द्वंद्व समास का शब्द है। क्योंकि द्वंद्व समास के शब्द की पहचान यही होती है कि जो पूर्व पद उत्तर पद है वो या तो एक दूसरे, उनके बीच में जो संबंध होता है या तो वो एक दूसरे के विलोम होते हैं या फिर एक दूसरे के पूरक होते हैं। और उनका जो विग्रह होता है वो ये इस तरीके से होता है कि हम उसमें और तथा या का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और इसके आगे के जो प्रकार हैं, समास के प्रकार जो हैं आगे के, वो जो हमारा तत्पुरुष समास है और बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, वो मैं अपने आने वाले वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि तत्पुरुष समास को समझाने में काफ़ी वक्त होगा और मेरा वीडियो अनावश्यक रूप से बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि वो उसके 6 पार्ट हैं तत्पुरुष समास को समझाने में। तो इसके लिए मैं तत्पुरुष समास के ऊपर तो एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि द्विगु समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को हम कैसे समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों समास एक जैसे आपको दिखेंगे, उनकी जो अवधारणा है वो आपको एक जैसे दिखेंगी। तो अगला वीडियो मैं आपका द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास पर बनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और अपनी हिंदी पढ़ते रहिए। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन हिंदी कोचिंग भी पढ़ाती हूं। मैं 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को NCERT, ICSE या IB जो बोर्ड इंटरनेशनल बोर्ड है, उन बच्चों को भी मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ ऑनलाइन। यदि आप मुझसे कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल ID लिखा हुआ है, तो आप मुझसे वहाँ पे उस मेल ID पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी हिंदी देखते रहिए। थैंक यू।